इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी के बारे में, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा और यहां तक कि किसान नेताओं ने वीडियो तक जारी करते हुए हरियाणा के किसानों को सचेत किया है। दोस्तों, आखिर क्यों किसान मोर्चा और किसान नेताओं की तरफ से बीजेपी के द्वारा साजिश के संकेत और अंदेशे जताए जा रहे हैं, इसकी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में आपको बताएंगे हरियाणा में किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर भी टिकैत की तरफ से दिया गया है कुछ बड़ा बयान। इसी के साथ में आपको बताएंगे भाजपाइयों को गाँव में नहीं घुसने देंगे, भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता ने किया है ऐलान। और इसी के साथ में दोस्तों अडानी ग्रुप के लुधियाना के अंदर लॉजिस्टिक पार्क हुआ बंद, 7 महीने से किसान कर रहे थे विरोध, इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी और बसपा से साफ करने के लिए कहा है कि सपा से उनकी लड़ाई है या फिर भारतीय जनता पार्टी से राय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा। इसी के साथ में दोस्तों अमित शाह के इस्तीफे की जहां पर मांग हो रही है, वहीं पर दूसरी ओर अमित शाह उत्तर प्रदेश में जाकर योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान देते दिखाई दिए। और इसी के साथ में आपको एक एक करके सारी बड़ी अपडेट देंगे, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि किसानों के आंदोलन को 15 अगस्त को बदनाम करने की साजिश की जा सकती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। साथ ही साथ लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किस तरह की साजिश की जा सकती है, किस तरह के अंदेशे आपको है। और इसी के साथ में चलते हैं दोस्तों पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताते चले संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हरियाणा के किसानों से अपील की गई है कि बीजेपी हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, जिसका विरोध न करे। किसान मोर्चा ने कहा कि बीजेपी हरियाणा के अंदर किसानों को बदनाम करने की साजिश पर साजिश रच रही है। बीजेपी ने तमाम प्रयास विफल होने के बाद अब ये फैसला लिया है, जहां पर तिरंगा यात्रा की आड़ में किसान मोर्चा को बदनाम करने की साजिश की जाएगी। इस यात्रा के जरिए बीजेपी की कोशिश है कि वो किसानों को भड़काकर आंदोलन का मकसद को खराब करे। संयुक्त किसान मोर्चा ने समन्वय समिति की तरफ से हरियाणा के किसान संगठन और किसान नेताओं की सलाह के आधार पर यह फैसला लिया है। राष्ट्रीय ध्वज की मर्यादा का मान रखा जाएगा। आंदोलन के दौरान किसानों द्वारा तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे तिरंगे का अपमान हो और साथ ही साथ किसानों के आंदोलन को बदनाम करने का मौका मिले। किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया कि बीजेपी जननायक जनता पार्टी और उसके नेताओं के बहिष्कार के बाकी सब कार्यक्रम जारी रहेंगे, लेकिन तिरंगा यात्रा के दौरान किसान ऐसा कुछ भी ना करे जिससे राष्ट्रीय ध्वज और देश के किसानों का अपमान हो जाए। किसानों को छवि खराब नहीं होने देनी है, आंदोलन का मकसद विफल हो जाएगा। किसान संगठन तिरंगे की आड़ में खेली जा रही बीजेपी की इस चाल को सफल नहीं होने देंगे। बता दें कि किसान मीटिंगें बुलाकर अपने विरोध की तैयारी कर रहे थे और ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आए इस संकेत के बाद हरियाणा के किसान पूरी तरह से तैयार हैं बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर फैसला लेने के लिए। और ऐसे में दोस्तों जो भी फैसला हरियाणा के किसान लेंगे, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का 1 अगस्त यानी एक दिन पहले से तिरंगा यात्रा शुरू हो चुका है और ऐसे में पहले दिन किसानों ने कहीं कोई विरोध नहीं किया, जो इस बात के संकेत देता है कि संयुक्त किसान मोर्चा के कहने के बाद पूरी तरह से संयुक्त किसान मोर्चा और साथ ही साथ हरियाणा के किसान अलर्ट है। और इस बीच एक और जानकारी की माने दोस्तों, तो किसान आंदोलन का दबाने के लिए बीजेपी तिरंगा यात्रा शुरू कर चुकी है। राकेश टिकैत ने वीडियो जारी करते हुए किसान नेताओं से अपील की है और हरियाणा के सभी किसानों से उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपील की है। और इस दौरान दोस्तों एक और अपडेट की माने तो हरियाणा के अंदर ट्रैक्टर परेड को लेकर भी टिकैत ने कहा कि ये हमारे ही वेश में आएंगे और तिरंगा को बदनाम करेंगे। बीजेपी का जिक्र करते हुए किसानों से बोले टिकैत, यानी किसानों ने 15 अगस्त को जो ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया है उसको लेकर राकेश टिकैत ने किसानों को सचेत करते हुए कहा कि भाजपा के लोग किसानों के वेश में आएंगे और तिरंगा यात्रा में बाधा पहुँचाएंगे। किसान नेता ने टिप्पणी करते हुए वीडियो जारी किया है। दरअसल दोस्तों 15 अगस्त के दिन तिरंगा यात्रा बीजेपी भी निकालेगी और ऐसे में किसानों की तरफ से ट्रैक्टर रैली निकालने का भी ऐलान किया गया है, जिसको लेकर टिकैत ने साफ तौर पर सचेत रहने के लिए कहा है। और एक और जानकारी की माने दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर किसान मोर्चा में काफी ज्यादा नाराजगी है और यही नजारा देखने को मिला, जहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विवादित कार्टून को लेकर भारतीय किसान यूनियन काफी नाराज है। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने कहा कि भाजपा के साथ साथ विपक्षी पार्टी के नेता और विधायकों का भी विरोध किया जाएगा, उनको भी घेरा जाएगा। आयोजित की गई प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायकों ने भी हमारे पक्ष में सवाल नहीं खड़े कि हमारे पक्ष में लड़ाई नहीं लड़ी है और इसीलिए उनका विरोध भी किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसान आंदोलन को विपक्ष अपने वोटों की फसल ना समझे। यदि विपक्ष सही रूप से किसानों का साथ नहीं देगा तो सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष के खिलाफ भी विरोध होगा। विपक्ष के नेताओं को भी गाँव तक में एंट्री नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ में एक और जानकारी की माने दोस्तों, तो अडानी ग्रुप ने लुधियाना के लॉजिस्टिक पार्क को बंद कर दिया। 7 महीने में किसान कई दिनों तक विरोध करते रहे। अडानी ग्रुप ने लुधियाना के लॉजिस्टिक पार्क को बंद करने का फैसला लिया है। 7 महीने से चल रहे किसानों के धरने की वजह से किला रायपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो का परिचालन बंद कर दिया गया है। किसान आंदोलन की वजह से अडानी ग्रुप को हुए नुकसान के बाद इसको बंद करना पड़ा है। और ऐसे में दोस्तों एक और अपडेट की माने तो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा गया कि धन्यवाद योगी जी, किसानों के मन का भ्रम निकालने के लिए। यह कार्टून बीजेपी की किसानों के प्रति सोच का परिचायक है। लखनऊ भी आएंगे और जब आएंगे तो जरूर तारीख भी बताएंगे। कुल मिलाकर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पोस्ट करते हुए
हुए योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को कह दिया गया है कि किसान जब भी लखनऊ आएंगे बताकर आएंगे। और ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव ने बसपा और कांग्रेस पार्टी से पूछे हैं सवाल, कहा हमारी पार्टी से है लड़ाई या फिर भारतीय जनता पार्टी से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा कांग्रेस को सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है या समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही ये बात स्पष्ट की है कि सपा 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए सपा सबसे छोटी पार्टियों को एक साथ जोड़कर बीजेपी को चुनौती देगी। और एक और जानकारी की माने तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग देश भर के अंदर लगभग सभी पार्टियां कर रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि देश की आंतरिक सुरक्षा काफी ज्यादा खतरे में दिखाई देती है, क्योंकि असम और मिजोरम के बीच में जिस तरह की पहली बार 70 साल में हिंसा देखने को मिली, उसके बाद से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक दूसरे राज्यों पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे नहीं रहा कि भारत के दो राज्यों का मामला है। ऐसा लगता है कि दोनों मुख्यमंत्री ये मान चुके हैं कि उनका भूमि का ये विवाद उनके लिए राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर बीजेपी के सहयोगी दल एनडीए के मुख्यमंत्री हो, दोनों भड़काऊ बयान देते हुए एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर और मामला तक दर्ज कर रहे हैं। और ऐसे में सबसे पहले गृह मंत्री को सामने आकर इस पूरे मामले को समाधान करना चाहिए था, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी असम और मिजोरम के बीच में तनाव बना हुआ है। यहाँ तक कि असम के राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके कारण मिजोरम तक सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है। पेट्रोल डीजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिजोरम में नहीं पहुँच पा रही है, जिसके कारण काफी ज्यादा किल्लतें देखने को मिल रही है। और ऐसे में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके दखल दे के मामले को सुलझाना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर अमित शाह ऐसा करने में अभी तक सफल तो दिखाई देते नहीं है। वहीं पर दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में जाकर योगी आदित्यनाथ के शासन काल में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को अच्छा बताकर पीठ थपथपा रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे उत्तर प्रदेश, जहां पर जाकर उन्होंने चुनावी रैलियों की तरह ही भाषण दिया। और इस दौरान अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए विपक्षी पार्टियों से कहा कि वह उत्तर प्रदेश में जीतने का सपना छोड़ दे, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से वापसी करने वाली है। योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जनता ने देखा है कि इस तरह से सोनभद्र का मामला हो, उन्नाव का मामला हो या फिर हाथरस का मामला हो, एक के बाद एक कई सारे बड़े बड़े मामले सामने आए हैं। यहाँ तक कि पुलिस की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए थे, जिस तरह की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। और ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है, 100 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में वो कौन कौन से मामले थे जिसके बाद आपको लगा उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक हुई है या खराब हुई है, जो कुछ भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब 5 राज्यों के अंदर होने वाले चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लेकर जाने वाली है। बीजेपी ने अभी से इसकी तैयारी कर ली है। मेडिकल शिक्षा में ओबीसी आरक्षण के केंद्र सरकार के फैसले पर बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार ने इस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में जनता को अवगत कराया जाएगा, हर प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों अखिलेश यादव आरजेडी की तरफ से भी और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस आरक्षण को लागू करने की मांग कई दिनों से चल रही थी, लेकिन जैसे ही अब चुनाव नजदीक आए हैं, 6 महीने से लगभग आसपास का समय बचा है, उसके बाद ये कानून लागू करके चुनावी मैदान में इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 5 साल का शासन चलाने के बाद मुद्दे तो विकास और राज्य की तरक्की से जुड़े हुए होने चाहिए। और ऐसे में आरक्षण का मुद्दा क्या बीजेपी लेकर आई है, क्या इससे कोई संदेश मिलता है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेगा। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में अमित शाह से लेकर बीजेपी के और भी बड़े बड़े नेता कई सारे बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए थे, जिसमें जनता ने डायरेक्ट वोट दिया था, वहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी और बीजेपी काफी पिछड़ गई थी, उसके बाद से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि पार्टी की स्थिति राज्य के अंदर काफी कमजोर है। और इसीलिए बीजेपी विकास के मुद्दे के इतर आरक्षण जैसे मुद्दों पर जोर देने की कोशिश करेगी। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो त्रिपुरा कांग्रेस पार्टी में अंतर कलह की खबर सामने आई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के अंदर खेला करने के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा में अपनी पार्टी को मजबूत करने की पूरी तैयारी कर ली है। और इसी कड़ी में आईपैक यानी प्रशांत किशोर की टीम ने त्रिपुरा में जाकर पार्टी के संगठन के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की है। और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के लगभग कई सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा गया है। और इस दौरान पार्टी में हो रहे बवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और पार्टी के नेता को त्रिपुरा भेजा है। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव त्रिपुरा जाने वाले हैं, जहां पर पार्टी के अंतर कलह को सुलझाने की कोशिश करेंगे और पार्टी आला कमान को पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं पर फ्रेंडशिप डे पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए अंबानी अडानी वाला वीडियो जारी करते हुए पोस्ट किया है, नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। फ्रेंडशिप डे पर तमाम लोगों ने अपने अपने दोस्त मित्रों को बधाई दी है, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से एक ऐसा पोस्ट किया गया है जिसके बाद बीजेपी के नेता इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधने लगे। राहुल गांधी अक्सर सरकार पर व्यंग करते हुए दिखाई देते हैं। फ्रेंडशिप डे के मौके पर उन्होंने एक बार फिर से ऐसा किया, सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को कुछ उद्योग
उद्योगपतियों के साथ दिखाते हुए हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश कर दिया और इस दौरान बीजेपी के नेता इस पर बौखला गए और इस पर टिप्पणियां करने लगे। इसी के साथ में दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 49 साल के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई है। क्वार्टर फाइनल के अंदर ब्रिटेन को 3-1 से मात दी है। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर भारत ने कई सालों के बाद सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है और एक अच्छे जीत के साथ। इस दौरान जो बड़ी बात रही वो ये कि जीत का अंतर 3-1 का रहा। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हिट खिलाड़ियों में से एक रहे गुरंजत सिंह, शमशेर सिंह और इसी के साथ में पूरी टीम के अच्छे एफर्ट के बाद आखिरकार टीम को बड़ी जीत मिल गई है। इसी के साथ में आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस जीत पर बधाई देते हुए खुशी जाहिर की है। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने दोस्तों तो आज संसद में एक बार फिर से असम और मिजोरम का मुद्दा गूंजेगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद करेंगे आयोग बनाने की मांग, यानी असम मिजोरम के बीच में जारी तनाव का मामला एक बार फिर से लोकसभा में उठ सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के सांसद असम मिजोरम के विवाद को सुलझाने के लिए आयोग बनाने की मांग कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नियम 377 के तहत इस मामले को उठाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि विवाद और ज्यादा ना बढ़े और राज्यों की सीमा विवाद का कोई न कोई समाधान निकले। दिल्ली में बीजेपी के नेता असम मिजोरम विवाद को लेकर किसी तरह के बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदारी तो होम मिनिस्टर की है और ऐसे में होम मिनिस्टर क्या सदन में आकर पार्लियामेंट में जवाब देंगे इस बात को लेकर कि आखिर समझौता कराने में वो अभी तक सफल क्यों नहीं हो पाए हैं। और एक और अपडेट की माने तो यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2 चॉइस देगी जनता दल यूनाइटेड। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पर वोट मांगा जाएगा या फिर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर बीजेपी अलाउ करेगी तो जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन अगर इसकी इजाजत नहीं मिलती है तो अकेले दम पर नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जनता दल यूनाइटेड जब बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार के काम को लेकर जनता के बीच में गई थी तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी तो बना दी, लेकिन दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड को 40 से कम पर समेट दिया। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जहां पर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के काम पर मुहर नहीं लगाई तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता लगाएगी? इस पर दोस्तों आप लोग की जो कुछ प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। और एक और अपडेट की माने तो केंद्र पर राहुल गांधी का वीडियो वार लिखा, जुलाई चला गया, वैक्सीन की कमी अभी तक बनी हुई है। वहीं पर नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण पर उत्तर प्रदेश चुनाव में उल्टा पड़ सकता है दांव। भारतीय जनता पार्टी जहां पर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, वहीं पर स्वर्ण संगठन ने भारत बंद करने की भी तैयारी कोशिश शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कोटे के अंतर्गत मेडिकल एजुकेशन में भी पिछड़ा समुदाय को आरक्षण देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को विपक्षी दलों ने राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने ये घोषणा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया है, जिससे बीजेपी को चुनावी लाभ मिल सके। मेडिकल शिक्षा में आरक्षण बढ़ाने से सवर्ण संगठन सरकार के विरोध में आ गए हैं। वे इस मुद्दे पर भारत बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्र के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि सवर्ण वर्ग भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक रहा है। केंद्र ने विभिन्न राज्यों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान सवर्ण समुदाय का रहा है, लेकिन सवर्णों के इस समर्थन के बदले में क्या मिला? आरक्षण के नाम पर हर जगह अवसर में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि समय के साथ इस आरक्षण को खत्म नहीं किया गया तो सवर्ण समुदाय इस आंदोलन को और तेज करेगा और एक मुहिम चलाएगा देश भर के अंदर बीजेपी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर दबाव बनाने के लिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले भी इस तरह की कुछ घोषणाएं देखने को मिली थी, जिसके कारण बीजेपी को मध्य प्रदेश के चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो क्या ऐसे में सवर्ण समुदाय की तरफ से इस मुद्दे को लेकर बीजेपी का विरोध भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अभी तक जो अपडेट सामने आ रही है उसके बाद तो कई सारे संगठन इस पूरे मामले को लेकर नाराज हैं। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक साथ विधानसभा के चुनाव होंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान, कहा सीएम बनते ही शुरू हो गई थी मेरे खिलाफ साजिशें। 4 महीने के अंदर इस्तीफा देने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खुलकर इस पूरे मामले पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श करने के बाद ही राज्य में संवैधानिक और कानूनी संकट से बचने के लिए निर्णय लिया गया था और किसी ने उनसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य का मुख्यमंत्री जब मुझको नियुक्त किया गया तो मेरे खिलाफ छवि खराब करने के लिए तमाम तरह की बड़ी बड़ी साजिशें हुई। खुले तौर पर उनका इशारा पार्टी के भी कई सारे नेताओं की तरफ है। और ऐसे में दोस्तों उत्तराखंड के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी में तीरथ सिंह रावत का हटना इस बात के संकेत जरूर दे रहा है कि प्रदेश के अंदर बीजेपी संगठन में कहीं न कहीं भारी उथल पुथल है और चुनाव में इसके नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से तीरथ सिंह रावत बार बार अपना दर्द छुपा नहीं सकते और बार बार किसी न किसी मीडिया के कार्यक्रम में उजागर करते हुए बता देते हैं कि उनको गलत दंड मिला है, उनको पद से हटाया गया, जबकि उनकी कोई ऐसी कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी। और इसी के साथ में दोस्तों बाबुल सुप्रियो को मनाने के लिए बीजेपी के सांसदों और नेताओं ने कई कोशिशें कर ली है। जेपी नड्डा ने 1 दिन का समय दिया है। कल तक बाबुल सुप्रियो को बताना है कि क्या वह राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे। इस बीच बीजेपी के सांसद से जब पूछा गया कि क्या बाबुल सुप्रियो उनकी पार्टी में है तो उन्होंने कहा कि बाबुल सुप्रियो की हमको जरूरत जरूर है। केंद्र में उनका अच्छा खासा अनुभव रहा है और ऐसे में संगठन के अंदर भी उनका अनुभव काम आना
जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए पहले के कई सारे नेता है, पुराने नेता है, जो इस बात को मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी का पुराना कैडर काफी नाराज है और यही बड़ा कारण है कि बाबुल सुप्रियो राजनीति से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। वहीं पर दोस्तों आमागढ़ दुर्ग पर आदिवासी झंडा फहराने का कांग्रेस पार्टी के विधायक ने समर्थन करते हुए कहा कि हम भी इसका समर्थन करते हैं। वहीं पर अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा योगी सरकार से हिसाब मांगने से पहले 15 साल का हिसाब दे दे। आपको बता दे कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से 70 साल का हिसाब देश के चुनावों में मांगा जाता है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर 15 साल का हिसाब उत्तर प्रदेश पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह मांग रहे हैं। इस पर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा दोस्तों। वहीं पर यूपी को विकास की राह पर बीजेपी ले गई, भाजपा नेता की बात पर घोषणा पत्र पढ़ने लगे अखिलेश प्रताप सिंह। पूछा ये काम हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रताप सिंह की तरफ से बीजेपी के नेता के साथ हुए डिबेट के दौरान वे सारी बातें गिनाई गई हैं जो अभी तक बीजेपी पूरा नहीं कर पाई, लेकिन टाल ठोक रही है। और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताए जाने का दौर अभी भी जारी है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड की इतनी बुरी हालत होने के बाद भी जेडीयू के नेता मानते हैं कि नीतीश कुमार एक प्रधानमंत्री का मटेरियल है और उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की तरफ से ये बयान कई बार आते हैं, लेकिन फिर सवाल यही है कि जेडीयू जो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है बिहार के अंदर, क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री ऐसे बनवा लेगी बीजेपी के साथ गठबंधन करके, या फिर अलग से चुनाव लड़के अपनी ताकत दिखा के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना सकती है? ये सवाल है जिसका जवाब जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को देना है और उनको अपने में ही मंथन करना है कि उनकी क्या दिशा होने वाली है। और दोस्तों भारत माता की जय वोट हासिल करने का एक जरिया है। गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस पार्टी के नेता का तंज, बोले कर्मों में उनके जहर घुला हुआ है, लेकिन भारत माता के नारे लगाकर ज्यादा से ज्यादा वोट इकट्ठा करने की तैयारी की जा रही है। और एक और अपडेट की माने तो फ्रेंडशिप डे पर बोले कमलनाथ, सीएम शिवराज सिंह चौहान को याद करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपकी कुर्सी बची रहेगी। दरअसल दोस्तों अमित शाह से मुलाकात करने के लिए अचानक से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे थे और इसीलिए कमलनाथ ने सवाल खड़े करते हुए पूछ लिया कि उम्मीद है कि आपकी कुर्सी अभी बची रहे। एक और अपडेट की माने तो असम के सीएम विश्व शर्मा के खिलाफ हुआ केस वापस लिया गया है। मिजोरम सरकार ने एफआईआर वापस लेने की तैयारी कर ली है। वहीं पर बीजेपी के नेता ने भरे मंच से बोल दिया, कहा 74 सीट जीतकर भी नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, हमारी मजबूरी थी। यानी बीजेपी के नेता गाहे बगाहे इस बात को कह ही देते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में उन्होंने बलिदान दिया है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री बनवा दिया। और एक और अपडेट की माने तो बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बोले सतीश मिश्रा, कहा 2022 के चुनाव में दलित ब्राह्मण का गठजोड़ मजबूती से हो गया है, बसपा की सरकार बनानी पूरी तरह से तय हो गई है। वहीं पर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर जयराम रमेश की सरकार को घेरने वाली है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी विधानसभा के चुनाव है और कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी रणनीति यहाँ पर भी बना ली है। वहीं पर दोस्तों धनबाद जज की मौत के मामले पर झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मुख्यमंत्री किसानों के मसले का हल करें, चंदू माजरा की ओर से बयान आया है। पूर्व सांसद प्रेम सिंह अम्बाला पहुंचे थे जहां पर उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर अरदास दी और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग की है कि वो प्रधानमंत्री को बोलकर किसानों के मसले का हल करवाएं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को क्लिक करते हैं प्रशांत किशोर के विचार, यानी पार्टी में अच्छा समन्वय बैठ सकता है अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को उनके विचार अच्छे लगते हैं। ये खुलासा उनके ही पार्टी की तरफ से किया गया है। और ऐसे में प्रियंका गांधी का नरेंद्र मोदी पर निशाना, बोले वो तो आम कैसे खाते हैं, ऐसे सवालों के आदी है, महंगाई पर चर्चा कैसे कर सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाइयाँ ठप है लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई पर चर्चा करवाने को तैयार नहीं है। जनता का पैसा डूब रहा है लेकिन इस पूरे मामले पर विचार कराने को तैयार नहीं है। इसी के साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी का क्या किला ढह चुका है? ऐसा सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि एक भावनात्मक पत्र लिखते हुए सुखदेव राजभर ने कहा कि जिस तरह से बहुजन आंदोलन दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है और जिस तरह से सरकार वंचितों की आवाज दबा रही है उससे मैं स्तब्ध हूँ। उन्होंने विधानसभा में अपने पद से इस्तीफा देते हुए बीएसपी के संस्थापक काशीराम के साथ अपने जुड़ाव को भी याद किया है। पुराने नेता है बीएसपी के, पार्टी छोड़ दी है। वहीं बीजेपी के विधायक के भाई ने गुंडागर्दी करते हुए सीओ को धमकाते हुए खाल उतरवाने जैसे धमकियां दी है। और ऐसे में दोस्तों चिराग पासवान ने अपनी यात्रा को जारी रखा है, उनको जबरदस्त समर्थन भी ग्राउंड पर मिल रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी बड़े स्तर पर मिल रहे हैं। और ऐसे में अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।